तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 180 की। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड के किंग और हांचू शियोंग की काफी ज्यादा तगड़ी फाइट चल रही होती है। हालांकि किंग हांचू के सारे हमलों को या फिर डॉज कर रहा होता है या फिर ब्लॉक कर रहा होता है, पर उसके बावजूद भी किंग को समझ आ रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए किंग अपने मन में कहता है, डेफिनेटली ये ताकतवर है, उस हद तक ताकतवर है कि मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं बचे हैं। इस फाइट के बीच में अभी मैं ठीक से सांस भी नहीं ले सकता हूँ। इस वक्त जो मेरे सामने बंदा खड़ा है डेफिनेटली एक लेजेंड कहलाने के लिए ये क्वालिफाइड है। इसी के साथ हांचू किंग के डिफेंस को तोड़ते हुए एक खतरनाक सी लात मारता है उसके ऊपर, जिससे किंग जमीन में टप्पे खाता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है। लेकिन ऐसी चीजें किंग के साथ आमतौर पे होती नहीं है, इसलिए कोड नेम टाइटन ये देख के हैरान हो चुका होता है। पर इतने में ही टाइटन के पीछे से सस्ता मैनेजर किम आता है, जो टाइटन के एक लात मार के कहता है, आखिर तू उस बंदे को छोड़ क्यों नहीं देता? कब तक तू उसको पकड़ के रखेगा? क्या तू देख नहीं सकता तुम लोग मुसीबत में पड़ चुके हो? टाइटन इस हमले से बच के तो साइड में आ चुका होता है, पर इतने में ही उसके पीछे से ह्योशंग और बाकी के दो बंदे उछल के आते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। और शोंगो जिसने सैंटियागो को पकड़ रखा होता है टेयांग को कहता है, ओए टेयांग अभी हमें यहाँ से चलना होगा, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इससे पहले शोंगो जख्मी टेयांग को यहाँ से ले जा पाता, टाइटन ने इनमें से एक बंदे को मार के कार में चिपका दिया होता है। इसके बाद टाइटन बाकी सबको कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम लोग इस सिचुएशन को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो? भले ही मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन अंडरवर्ल्ड का मैं एक हाई रैंक का बंदा हूँ। अभी दो बंदे टाइटन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन टाइटन उनके हमले को काट के दोनों के बढ़िया करके एक एक फटका मारता है। लेकिन योशंग की किस्मत तो इतनी खराब होती है कि टाइटन उसकी थाइज में एक गोली भी मार देता है। मतलब कि योशंग के टाइटन ने कुछ ही सेकंड में बल्ले बल्ले करवा दिए होते हैं और कहता है, क्या तुझे अब समझ आ रहा है? हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे या फिर मारो या फिर मरो। योशंग के गोली पड़ता देख शोंगो भागता हुआ आता है टाइटन की तरफ और कहता है, तू हरामजादे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शोंगो उछल के टाइटन के एक लात मारता है, लेकिन टाइटन बहुत ही इजीली इस लात को डॉज कर लेता है और गन के पीछे वाला हिस्सा शोंगो के सर पे मार के उसको शांत कर देता है। इसके बाद शोंगो के मुंह पे एक मुक्का पड़ता है, छाती में एक लात पड़ती है और जब शोंगो हवा में होता है तो टाइटन उसकी छाती से गोली आर पार कर देता है और कहता है, देखने में तो जवान लगता है, लेकिन तेरे पास असली बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है। तू साफ देख सकता है मेरे हाथ में गन है, उसके बावजूद भी गधों की तरह मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। शोंगो की गोली पड़ता देख टेयांग के कंधे में जो गोली का छेद होता है, बस देख के ही उसके वहाँ पे दर्द होने लगता है, क्योंकि टाइटन यहाँ पे गोलियां तो ऐसे चला रहा होता है जैसे उसके लिए गोलियों की कोई अहमियत ही नहीं है या फिर किसी के जान की कोई अहमियत नहीं है। हैरान टेयांग को टाइटन कहता है, तो क्या तू दोबारा से कुछ ट्राई करना चाहेगा? तुझे देख के लगता है तुझे थोड़ा बहुत असली फाइट का एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ में तुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी समझ में आती है, इसलिए मुझे लगता है क्यों ना हम दोनों थोड़ी सी बातचीत कर लें। जैसे ही टाइटन टेयांग से बात करने की कोशिश बस करने ही वाला होता है, लेकिन शोंगो वापस से अपनी जगह पे उठ जाता है और लड़खड़ाती हुई हालत में कहता है, भाड़ में जा हराम के बच्चे, इंग्लिश तो मुझे भी आती है, वो मैंने इसलिए सीखी थी ताकि मैं बॉस की मदद कर सकूं। साथ ही साथ में मैंने खुद प्रैक्टिस करके थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट भी सीखी है और मेरे अंदर रियल फाइट के एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। अगर कमी है तो एक असली मर्द के जिम्मेदारियों की कमी है। टाइटन ने दोबारा से शोंगो के ऊपर गन तान दी होती है और कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे नहीं लगता तेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ हांचू और किंग की खतरनाक फाइट अब भी चल रही होती है। हांचू बहुत ही तगड़ी लात मारता है किंग की छाती में, जिस वजह से किंग की रिब्स में हल्का सा क्रैक पड़ जाता है। इसके बाद किंग के ऊपर एक और लात पड़ती है, लेकिन किंग इसको अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और अपने मन में कहता है, नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे साथ यहाँ पे ये भी मरेगा। मैंने सोचा नहीं था इस छोटे से देश में इस जैसा हरामखोर भी होगा कोई। लेकिन इतने में ही किंग की छाती में एक और लात पड़ती है और किंग का रॉकेट बन चुका होता है और ये रॉकेट सीधा जाकर टकराता है एक दीवार से और किंग अपने मन में कहता है, काफी समय बाद मैं ये चीज महसूस कर रहा हूँ। इस सब से मुझे थाईलैंड के उस इंसान की याद आ रही है जो मार्शल आर्ट के टॉप लेवल तक पहुँच चुका था। और किंग के ये बात कहते हुए हमें जिस बंदे की छवि दिखाई जाती है उसका चेहरा तो हमें ठीक से नहीं दिखाया जाता, लेकिन अगर बात थाईलैंड के लेजेंड की हो रही है तो ऐसे में सबसे पहला नाम दिमाग में आता है ब्रैक डैक। और जिसको नहीं पता कि ब्रैक डैक कौन है, जाके लुकिसम वाली सीरीज देखो मेरे चैनल पे, आपको पता चल जाएगा। तो खैर इतनी गंदी मार खाने के बावजूद भी किंग वापस से अपनी जगह पे उठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं ये बात समझ चुका हूँ, तू एक लेजेंड है। हाँ, मुझे तेरी ये बात समझ आ चुकी है, इसलिए मैं भी तुझे अब रिस्पेक्ट दिखाऊंगा और अपने साथ लेके जाऊंगा। किंग ने अभी अपनी शर्ट निकाल दी होती है और इस बुड्ढे की बॉडी कसम से बहुत ही खतरनाक है। इतनी गोलियों के निशान तो मैनेजर किम की बॉडी में नहीं है जितनी इसकी बॉडी में है। वहीं दूसरी तरफ टाइटन ने जिन बंदों को जमीन में लेटा दिया होता है उनको कहता है, मेरे बॉस एक बहुत ज्यादा स्पेशल इंसान है। मेरा मतलब जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनसे काफी ज्यादा अलग है। उनके पास एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ शरीर है। उनका शरीर किसी भी
भी नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा अलग है। आसान शब्दों में कहूँ तो उनका शरीर अब भी वैसा है जैसे जवानी में हुआ करता था। उनकी बॉडी की रिकवरी काफी ज्यादा फास्ट होती है। उनके रिफ्लेक्सेस, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सारी चीजें वैसी ही है जैसे उनके प्राइम टाइम में हुआ करती थी। उन्होंने ऐसी चीज हासिल करी है जिसको हासिल करना नामुमकिन है। अपनी रिटायरमेंट की एज को तो वो बहुत पहले ही सरपास कर चुके हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उनकी जिंदगी में ऐसी चीजें हुई है जिस वजह से उनको ये शरीर मिल पाया है उनका। सिंपली अंडरवर्ल्ड के किंग को तुम ये बोल सकते हो कि उनका एक पैर इंसान की दुनिया में है और दूसरा पैर भगवानों की दुनिया में है। मतलब तुम सोच रहे हो टाइटन कितनी बड़ी बात कह रहा है किंग के लिए, लेकिन यार जिस बंदे के अंडर कोड 66 जैसे बंदे काम कर रहे हैं उससे मैं इससे कम की उम्मीद कर भी नहीं रहा था। अभी हम देखते हैं हांशु और किंग की फाइट दोबारा से स्टार्ट हो चुकी होती है। हांशु अब भी लगातार किंग के ऊपर हमले करे जा रहा होता है और किंग उनको ब्लॉक करते हुए कहता है, लगता है तू पहले से थोड़ा सा कमजोर हो गया है। हाँ, इसी के साथ किंग भी हांशु के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है, लेकिन हांशु रुकता नहीं है। वो इस मुक्के को इग्नोर मारता हुआ किंग के पेट में एक लात मार देता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस हैवान के चेहरे में स्माइल होती है और ये हांशु के मुंह पे एक मुक्का बजा देता है। तो इसके बाद ये दोनों लगातार एक दूसरे के ऊपर बहुत ही स्पीड में हमले करने में लगे होते हैं। ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे होते और किंग कहता है, मैंने सोचा नहीं था तू मुझे मेरी स्किल्स इस हद तक इस्तेमाल करने में मजबूर कर देगा। खासकर तेरी जैसी बॉडी के साथ तू ऐसा कर रहा है, ये काफी खास बात है, लेकिन लगता है तेरी बॉडी अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुकी है। वैसे भी अब तक तो अपने पैरों पे खड़ा है, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसी के साथ किंग हांशु के मुंह पे उछल के एक लात मारता है, जिससे हांशु उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और किंग उछल के हांशु के ऊपर आके उसके एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। किंग को सच में ये फाइट करके काफी ज्यादा मजा आया होता है और ना जाने क्यों अभी हमें प्योंगयॉन्ग की एक झलक दिखाई जाती है और किंग अपने मन में कहता है, ये फाइट बिल्कुल उन दो इंसानों की तरह है जो मॉन्स्टर होते हैं, जिन्हें अपनी स्पेशल पावर्स बहुत ही अनबिलीवेबल तरीके से मिली होती है। आई थिंक जिस तरीके से किंग को अपनी स्पेशल पावर मिली है, स्पेशल बॉडी मिली है, प्योंगयॉन्ग को भी अपनी बॉडी वैसे ही मिली थी, वो भी स्पेशल वाली। और जो लोग प्योंगयॉन्ग के बारे में भूल चुके हैं, आपको बता दो उस बंदे की उम्र भी किंग के जितनी ही होगी, लेकिन प्योंगयॉन्ग को धोखे से उसके बेटे ने मरवा दिया था। वैसे भी प्योंगयॉन्ग को कोई मार सकता था तो धोखे से ही मार सकता था, सामने से उसके सामने किसी की नहीं चलती। और प्रेजेंट मोमेंट में किंग ने हांशु को मार मार के जमीन में चिपका दिया होता है और उसके मुंह पे लगातार मुक्के बजाया जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, भले ही फर्क एक पतले से कागज का है, लेकिन इस बात में कोई भी शक नहीं है, ये बंदा भी एक लेजेंड है। हांशु के मुंह पे लगातार मुक्के पड़े जा रहे होते हैं और उसे उस पल की बात याद आती है जब उसकी वाइफ ने उसको कहा था, अगर तुम अपने दोस्तों को सच में बचाना चाहते हो तो उनको बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना। वो हांशु जो दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, मैंने उसी हांशु से प्यार किया था। हांशु की इन मेमोरीज से तो मुझे लग रहा था कि हांशु यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड करने वाला है, बट हांशु का दुश्मन इस वक्त किंग है। जैसा मैंने या फिर किसी और ने सोचा था, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। हांशु फाइट में हार चुका होता है। हालांकि किंग के लिए काफी बड़ी बात होती है कि हांशु को हराने में उसे हाफना तक पड़ गया, बट इस चैप्टर की गर्मा गर्मी यहीं पे खत्म नहीं होती है। असली धमाका तो इस चैप्टर के लास्ट में हमें दिखाया गया है। हम देखते हैं जब किंग फाइट जीत चुका होता है और काफी सारे बंदे जमीन में जख्मी पड़े होते हैं, तो एक दूसरे सीन में एक पीले बालों वाला बंदा, जिसका मुझे नाम बताने की भी जरूरत नहीं है, वो किसी को कॉल करते हुए कहता है, जरा देखो तो हरामजादे को, साला मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। मतलब कि मौत का फरिश्ता जुनगो किम खुद निकल चुका है अब सीन पे। वैसे भी ब्लैक मार्केट की जब बात आती है तो जुनगो भाई साहब कभी भी पीछे नहीं रहते। तो खैर सच में चीजें काफी ज्यादा मजेदार होती जा रही है इस मानवा में। और एक आधे बंदे ना जाने कमेंट्स में ऐसा क्यों बोल रहे थे कि उन्हें ये मानवा बोरिंग लग रही है। सच बताऊं मुझे तो काफी मजा आ रहा है इस मानवा में। और चिंता मत करो, बाकी जितनी मानवाज मैंने एक्सप्लेन करी है उन्हें भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।